मेरी जो फ्लाइट है इंडायरेक्ट फ्लाइट है, डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है। वहाँ कोलालमपुर है, तो कोलालमपुर में 2-2.5 घंटे का ले ओवर है। उसके बाद मैं जाऊँगा कोलालमपुर से बाली। देखो तो ऐसी होती है इंडोनेशिया की रुपीस, ऐसे होते हैं। ये 50,000 का नोट है इंडोनेशिया का। लोग कहते हैं अहमदाबाद के सीन के बाद लोगों में डर का माहौल है फ्लाइट्स में ट्रैवल करने में आजकल। ये देखो एयर एशिया का सीन। Subham Gupta channel. यस। I'm Iwan, Grab driver in Bali. तो दिल्ली के इमिग्रेशन ऑफिस में मुझसे कुछ भी नहीं पूछा गया, बस उन्होंने फ्लाइट देखी रिटर्न, लगेज का चेक कर दे। 7.3 kg आ रहा है। और छोटा सा आपका आइडिया देता हूँ कि ऐसी पूल पार्टी होती है यहाँ पे, बहुत अच्छी पूल पार्टी होती है, फ्राइडे को होती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रोड ट्रिपिंग विद शुभम। मैं जा रहा हूँ बाली, इंडोनेशिया। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको अपनी पूरी फिजिकल जर्नी दिखाऊंगा, दिल्ली से लेके बाली तक की। और मुझसे इमिग्रेशन में क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी, पहले दिल्ली की इमिग्रेशन में क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी, उसके बाद बाली इमिग्रेशन में क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी, मैं कौन सी जगह स्टे ले रहा हूँ, और सारी और भी सारी डिटेल्स मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बता दूंगा, ताकि अगर आप अपनी बाली की ट्रिप प्लान कर रहे हैं एनी टाइम सून, तो आपको वीडियो हेल्प करे। तो मेरी जो फ्लाइट है डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, इनडायरेक्ट फ्लाइट है। पहले कोलालमपुर जाएगी, फिर वहाँ से बाली जाएगी, और एयर एशिया एक्स के थ्रू है। तो इसके जो मेरे को प्राइस चार्जेस पड़े थे वो 12,000 रुपीज़ पड़े थे। दिल्ली से पहले कोलालमपुर, फिर कोलालमपुर से बाली। इसकी वजह से मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ अपने चैनल पर, जिसमें बता चुका हूँ कि मेरे को फ्लाइट चार्जेस क्या पड़े थे, करेंसी एक्सचेंज मैंने कहाँ से कराई थी, और साथ ही साथ वीज़ा का क्या प्रोसेस है। अगर आप वीज़ा ऑनलाइन रजिस्टर करना चाहते हैं तो वो आप कैसे कर सकते हैं, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ, तो आप चेकआउट कर सकते हैं मेरे चैनल पे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं अपनी सारी फिजिकल जर्नी दिखाऊंगा, जो दिल्ली से लेकर कोलालमपुर तक की, फिर कोलालमपुर से लेकर बाली तक की। तो पता लग जाएगा कि आपको कोलालमपुर में टूरिस्ट वीज़ा, ट्रांजिट वीज़ा मांगते नहीं मांगते। प्लस बाली के अंदर इस समय 3-4 जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एक कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म, साथ में एक क्यूट टैक्स होता है, और साथ ही साथ एक हेल्थ सेतु फॉर्म होता है। बहुत सारी जगह ऑनलाइन पे बोलते हैं कि ये रिक्वायर होता है, और बहुत सारी जगह बोलते हैं नहीं रिक्वायर होता है। तो करंट में इस समय जुलाई एंड के अंदर या अगस्त स्टार्टिंग के अंदर अगर आप ट्रिप प्लान करें, तो इस समय ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेलिवेंट है या नहीं है, ये सारा आपको पता लग जाए। तो 7.3 kg मैक्सिमम लिमिट है मेरी। 7.3 kg का मैंने सामान कर लिया, तो सही है। वेट लिमिट तो ठीक है। बाकी इसके अलावा आपको अपना पासपोर्ट हमेशा अपने साथ कैरी करना जरूरी है। इंडिया से बाहर यही आपकी पहचान है, पासपोर्ट अपना हमेशा अपने साथ कैरी करना जरूरी है। और दूसरी चीज़ जो आपको अपने साथ ध्यान रखनी जरूरी है, वो उस जगह की लोकल करेंसी। तो मैंने पहले वीडियो में बताया था कि मैं 15,000 रुपीज़ के INR में, अगर 15,000 रुपीज़ की करेंसी लेके जा रहा हूँ, इंडोनेशियन रुपीज़, तो उसमें अगर आपको 15,000 रुपीज़ में 26 लाख इंडोनेशियन रुपीज़ मिल जाते हैं। मैंने 12 खंबा मेट्रो स्टेशन से अगर आप नीचे उतरते हैं, राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के बाद जो आता है 12 खंबा मेट्रो स्टेशन से अगर आप नीचे उतरते हैं दिल्ली में, तो वहाँ से एक ओरिएंट एक्सचेंज आता है, वहाँ से मैंने एक्सचेंज कराया। अगर आप करेंसी देखें तो ऐसी होती है इंडोनेशिया की रुपीज़, ऐसे होते हैं। ये 50,000 का नोट है इंडोनेशिया का, प्लस ये 10,000 का नोट है। तो ऐसे मैं 26 लाख इंडोनेशियन रुपीज़ लेके जा रहा हूँ, 15,000 INR में। मतलब आगे करेंसी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। तो उससे ईजी प्रोसेस ये है कि आप अपने कैलकुलेटर पे एक सेटिंग कर लें पहले से। तो कन्वर्ट ऐसे जाके ऊपर जाके यहाँ पे कन्वर्ट का ऑप्शन आता है नीचे, तो वो दबा लें। उसके बाद जो ऊपर करेंसी है वो सेट कर दे इंडोनेशियन रुपीज़, और नीचे तो INR हो गई। तो जब भी आप इंडोनेशियन रुपीज़ में कुछ भी डालेंगे, नीचे आपको INR में उसका पूरा पता लग जाएगा अमाउंट कितना है। तो जहाँ भी आप बिल पे करेंगे, किसी भी जगह पे जाके आप खाने पीने का बिल पे करेंगे, तो आपको ईजी हो जाएगा, ऊपर से पता करके लगा सकते हैं कि ये इतने INR का पड़ रहा है। तो एक हैक है जो आपको किसी भी कंट्री में जब आप ट्रैवल करते हैं तो काम आता है। तो मेरी सारी पैकिंग वैकिंग हो गई, अब चलो अपनी फिजिकल जर्नी स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। तो मैं दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पे आ गया हूँ। यहाँ पे पहले वेब चेक इन होगा एयर एशिया के काउंटर पे, इसके बाद इमिग्रेशन प्रोसेस होगी, जिसमें मेरा स्टैंप लगेगा। यहाँ से बाली का स्टैंप जो दिल्ली में लगता है वो यहाँ पे लगेगा। तो दिल्ली के इमिग्रेशन ऑफिस में मुझसे कुछ भी नहीं पूछा गया, बस उन्होंने फ्लाइट देखी रिटर्न और मेरे को स्टैंप लगा दिया। आगे मेरे पास वैसे वीज़ा था। तो अब बाली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी वो आपको मैं बता दूँगा आगे। तो मेरी जो फ्लाइट है 7-8 घंटे डिले हो गई। पहले रात की फ्लाइट थी, अब सुबह की हो गई थी। तो यहीं पे एयरपोर्ट पे बैठे हुए थे। मैंने एक टोकन दिया था जिसमें कि एक चीज़ कहीं से भी ले सकते, तो मैंने छोले भटूरे ऑर्डर करे थे। बाकी वहीं पे बैठे हुए थे। अब सुबह 7 बजे निकल रहे हैं हम। पहले जो फ़्लाइट थी वो रात की फ़्लाइट थी। तो अब यहाँ से पहले जाएगी कोलालमपुर, और कोलालमपुर से फिर जाएगी बाली। बाकी दोनों जो बोर्डिंग पास होते हैं, पहले दिल्ली से मलेशिया और फिर मलेशिया से बाली, दोनों बोर्डिंग पास आपको उसी समय मिल जाते हैं। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मिल जाते हैं, दोनों बाद में नहीं मिलते, उसी समय दे देते हैं एक साथ। लोग कहते हैं अहमदाबाद के सीन के बाद लोगों में डर का माहौल है फ्लाइट्स में ट्रैवल करने में आजकल। ये देखो एयर एशिया का सीन, इस समय लाइव म्यूजिक चल रहा है माइक के साथ।
तो मैं कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लैंड कर चुका हूँ। इस समय मेरा हॉल्ट है यहाँ पे 3 घंटे का, और बीच में कहीं पे भी ऐसा नहीं होता कि आपको ट्रांजिट वीज़ा चाहिए होता है या फिर बाहर जाके अंदर आना होता है। अंदर से रास्ता होता है जिससे आप इंटरनेशनल ट्रांसफर से तो यहाँ तक आ सकते हैं। और इसमें आपको सिर्फ एक जगह स्कैनर बैग स्कैन करने पड़ते हैं, जैसे सिस्टम होता है सारा बैग वगैरह स्कैन करके आप अंदर से आ सकते हैं, और कोई इसका प्रोसेस नहीं होता। बाकी इसके बाद यहाँ पे एक मैं इंडियन रेस्टोरेंट में आ गया था। यहाँ पे कुआलालंपुर के अंदर एक इंडियन रेस्टोरेंट है, टेस्ट ऑफ इंडिया। यहाँ पे यहाँ से मैंने साउथ इंडियन फूड ऑर्डर करा था। इसके बाद 3 घंटे का लेवर है, 3 घंटे की वेटिंग के बाद अभी मेरी फ़्लाइट है कुआलालंपुर से आके बाली की। तो मैं बाली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लैंड कर चुका हूँ। तो मैं यहाँ से एक बार पूरा प्रोसेस खत्म कर दूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ कि मेरे से यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मांगी गई। तो मैं बाली लैंड कर चुका हूँ। मैंने एयरपोर्ट से ग्रैब बुक करी है अपने हॉस्टल के लिए। आप जब भी बाली आए तो आप ग्रैब ऐप डाल लें, उससे आपको बहुत हेल्प हो जाएगी कि आप इजीली ऐप पे डाल सकते हैं आपको कौन से लोकेशन पे जाना है। हार्डली 1-2 मिनट के अंदर एक्सेप्ट हो जाती है। यहाँ पे एक्सेप्टेंस बहुत फास्ट होती है। और दूसरी बात कि इमिग्रेशन में से क्या क्या चीज़ें पूछी है, तो इमिग्रेशन में मेरे से तो मेरे पास ई-वीज़ा था, तो मेरे को ज़्यादा देर लाइन में नहीं लगनी पड़ी। सीधा मैं ई-वीज़ा अपना सबमिट करा के दिखा के, मतलब सीधा मैं अपना ई-वीज़ा दिखा के चला गया। और उसके बाद एक जगह उन्होंने कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म भरवाया था, वो सबसे भरवा रहे थे। यहाँ पहले से भर गया, यहाँ पे भी भर सकते हैं, हार्डली 2 मिनट लगते हैं। लेकिन अगर आप वीज़ा ऑन अराइवल के लिए आ रहे हैं तो उसकी लाइन थी, तो उसके लिए आपका आधा घंटा 1 घंटा जाएगा उसमें वीज़ा ऑन अराइवल के लिए। बट ठीक है, वो भी सिंपल प्रोसेस है, ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। तो 2 चीज़ें ये, अगर आप इंडोनेशिया आ रहे हो तो 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी जरूरी है। एक तो वीज़ा या वीज़ा ऑन अराइवल या ई-वीज़ा, ये दोनों आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। और सेकंड जो चीज़ है वो है कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म, वो 2 मिनट का है, वो यहाँ पे भर देते हैं। इसके अलावा कोई हेल्थ सेतु फॉर्म यहाँ पे कहीं पे चेक नहीं हुआ था। और दूसरा एक और कोई होता है टैक्स होता है, क्यूट टैक्स होता है, वो भी यहाँ पे कहीं पे भी कुछ नहीं उसके बारे में मांगा गया था। और कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद उन्होंने बस मेरे से पूछा था कि अब रिटर्न कब जा रही है। तो मैंने बोला था 10 दिन बाद 3 अगस्त को। तो उन्होंने 1-2 चीज़ें पूछी थी कि कहाँ आपका आइडेंटिटी है। तो बस ये चीज़ें थी, उसके बाद उन्होंने जाने दिया था। तो सिंपल प्रोसेस है, इमिग्रेशन प्रोसेस बहुत सिंपल है। इंडोनेशिया अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं एज एन इंडियन, तो इस समय बहुत सिंपल प्रोसेस है उसकी। Hello, हेलो everybody who's watching शुभम। this Subham Gupta channel. यस I'm Iwan, Grab driver in Bali. यस If you come to Bali, you can contact me and I will take you a tour. My phone number or WhatsApp number +62 8123049 4795. And the last but not least, please like and subscribe this channel. Okay? See you in Bali. सी यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। Thank you. बाकी इसके बाद अब मैं सीधा अपने हॉस्टल जा रहा हूँ। मैंने चांगू में हॉस्टल लिया। आज का पहले दिन का जो मेरा हॉस्टल है चांगू के अंदर है, किंग डेस्टिनो हॉस्टल। तो ये हॉस्टल है। वैसे मैं इसकी अलग से एक वीडियो डालूंगा, बट अभी मैं आपको दिखाया तो एक मिनी टूर दे देता हूँ। क्लैंडेस्टिनो हॉस्टल है, पार्टी हॉस्टल है। तो मेरे हॉस्टल का एंट्री एरिया, यहाँ पे जिम बना हुआ है, सीमेंट के डंबल्स है सारे, जो डंबल्स बने हुए हैं सारे सीमेंट के बने हुए हैं। और साथ में बेंच प्रेस है, यहाँ पे जो रॉड है ये भी सीमेंट की बनी हुई है। तो ये सारा छोटा सा जिम एरिया है। इसके बाद ये गणेश जी की मूर्ति है। मैंने बाली में जगह जगह देखा है कि गणेश जी की मूर्ति लगी हुई है, क्योंकि यहाँ पे जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो हिंदू पॉपुलेशन है। तो जगह जगह पे मैंने ये चीज़ देखी है कि गणेश जी की मूर्ति जो है बहुत जगह पे एंट्री पे लगी होती है। आगे इसके बाद ये आगे स्विमिंग पूल का एरिया, यहाँ पर जो पूल पार्टी होती है, अभी तो ये मॉर्निंग का टाइम है। इसके बाद यहाँ पे फ्राइडे को पूल पार्टी होती है, एवरी फ्राइडे यहाँ पे पूल पार्टी होती है। मैं थोड़ा सा इसकी झलक यहाँ पे डाल देता हूँ। वैसे जो मेरा पूरा हॉस्टल है उसका जो मैं रूम टूर है, वर्चुअल टूर है, वो आगे अपने चैनल पर डालूंगा। अभी मैं छोटा सा रूम टूर के और छोटा सा आपको आइडिया देता हूँ कि ऐसी पूल पार्टी होती है यहाँ पे, बहुत अच्छी पूल पार्टी होती है, फ्राइडे को होती है। और आउटसाइडर्स भी आ सकते हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं कि आप जो अगर यहाँ पे स्टे ले रहे हैं तो भी यहाँ पे अटेंड कर सकते हैं, बाहर से भी आ सकते हैं। मैं आपको अपना रूम एरिया दिखा देता हूँ। ये बाहर का, ये रूम एरिया के बाहर का एरिया। शूज़ जो आपको बाहर उतार के डालने पड़ते हैं, वैसे ऑप्शनल है, आप अंदर भी लेके जा सकते हैं। और इसके बाद ये मेरा रूम है। यहाँ पे 6 बेड डॉर्मेट्री होती है, मेरा इसमें 1 बेड था। तो ये मेरा बेड है। बेड के अंदर आपको ब्लैंकेट देते हैं, एक पिल्लो देते हैं, साथ में सॉकेट प्रोवाइड होता है। बट एक चीज़ ध्यान रखता है, यहाँ पे जो चार्जर लगते हैं वो अलग होते हैं, वो इंडिया से अलग होते हैं थोड़े। तो यहाँ पे आपको अडेप्टर नया लेना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो नॉर्मल चार्जर्स है वो यहाँ पे फिट नहीं आएंगे। तो ये सारा बेड एरिया। इसका जो मेरे को प्राइस पड़ा था वो पड़ा था 650 रुपीज़ पर पर्सन का मेरे को प्राइस पड़ा था। मैंने 1 हफ्ते पहले बुक कराया था, ऐसा नहीं कि बहुत पहले बुक कराया था। तो 650 पर पर्सन का प्राइस पड़ा था क्लैंडेस्टिनो हॉस्टल का agoda.com के ऐप से। बाकी ये था मेरा पूरा हॉस्टल का वर्चुअल टूर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको यूज़फुल लगी, अगर आपको जो मैंने पूरी जर्नी दिखाई अपनी दिल्ली से लेकर बाली तक की वो सारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को दबा देना, क्योंकि मैं आगे और भी बाली रिलेटेड वीडियोस बनाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।